Hello everyone and Diana Sukari. Today we are going to wind up the chapter on the cooperative society. इसके अंदर हमने एक सीक्वेंस के अंदर बात की कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बढ़ाई गई। इन द ईयर 2011 द वेरी फर्स्ट टाइम जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है और तीन जगह वो अमेंडमेंट करता है। आर्टिकल 43B डीपीएसपी के अंदर, आर्टिकल 19 क्लोज सेक्शन 1 क्लोज एफ के अंदर, और कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम जो है 1970 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर किया गया और पार्ट 9B के अंदर इसे जोड़ा गया, जिसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 243 से जेड और जेड टी तक के आर्टिकल इसमें जोड़े। अलग अलग प्रोविजंस की हमने डिटेल में बात की। तो अभी रिसेंट में हमारे यहाँ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल आया 2023 के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि एक सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री बनाई गई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सेंट्रल पार्लियामेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेकर आई, जिसके अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लॉ बनाएगी और लॉ बना सकती है मल्टी स्टेट। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका जो बेस है वो दो से ज्यादा या एक से ज्यादा स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बात करें तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसके अंदर ये इम्पोर्टेंस जो है हमारे को असिस्ट करेगा। और जो मेन आइडिया है वो है कि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएगी, जिसके अंदर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करेगी। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिगार्डिंग द प्रीलिम्स। विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसीडर द फॉलोइंग: मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर द यूनियन, whereas the state cooperative societies are under the state. All members in a cooperative society have equal rights in handling the internal affairs. The surplus generated by these societies is dispensed equally among the members. तो शिक आप इसमें बताइए क्या लगाएंगे आप? सही देवांशी बात है। आप? मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन गवर्नमेंट है। हम्म, और और नीचे वाले ऑल मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हैव इक्वल राइट। सही बात है। ऑल इक्वल राइट। सेपरेट इक्वली। हाँ। परसेंटेज वाइज नहीं होता है। ऑल थ्री। आपका मानसी? ऑल थ्री उसका भी। All three. और in terms of short term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credit in comparison to the scheduled commercial banks and regional rural banks. ये पहली स्टेटमेंट। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड फंड टू दी पीएसी। तो यहाँ पर Is only two. Only two होगा. हाँ, ओनली टू। With reference to urban cooperative banks in India, consider the following: they are supervised, regulated by local boards set up by the state governments. They can issue equity shares and preference shares. They are brought under the purview of banking regulation at 1949 through an amendment in 1966. Two and बैंक three. के। हाँ। बोलो अशित। मतलब Three. पहला वाला गलत है। लोकल बोर्ड का थोड़ी होगा। टू आरबीआई एंड होना थ्री वन। चाहिए। हाँ RBI होगा इसमें. 2 and 3। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था कल कि जिसके अंदर हमने देखा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस तरीके से बढ़ सकता है, और ड्रॉबैक्स भी हमने देखे थे, और किस तरीके से उन ड्रॉबैक्स के ऊपर जो दोनों ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की स्टेट लेवल की, वो अपने अपने लेवल पर काम कर रही है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज की जब बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके अंदर यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर के जितनी भी एजेंसीज हैं वो किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर रही है, कंट्री के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो स्पेयरिंग यूज है इमरजेंसी का आज के टाइम पे उसको भी देखा जा रहा है। जुडिशरी का एक्टिविज्म हो गया, जिसके अंदर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं जो स्टेट और सेंटर है उनके बीच के जितने कॉलोनियल लॉज हैं उनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की, रैशनलाइजेशन करने की बात कर रही है। और जब हमारे तीन कानूनों की बात करते हैं जो न्यू रिफॉर्म्स आए हैं जुडिशरी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने की ही बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ और ऐड करना हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कौशिक एंड मानसी तो प्लीज हैव देयर पॉइंट्स। हाँ बोल दिया प्रवेश ने। हाँ। ठीक है। स्टेट द रीजन
behind the poor performance of cooperatives in India. Also discuss the reforms undertaken by government to overcome the shortcomings. तो इस क्वेश्चन के अंदर पुअर परफॉर्मेंस के रीजन बोले गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस के अंदर 4 से 5 मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होता है, दूसरा मेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तीसरा करप्शन के मामले हैं, चौथा पॉलिटिसाइजेशन होता है, पांचवा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी अनड्यू इंटरफेरेंस रहती है, जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव्स हैं वो काम नहीं कर पाते, और जो लास्ट है वो छठा रेगुलेटरी कंट्रोल, जिसके अंदर अभी तक ये डिफाइन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि किस कोऑपरेटिव के ऊपर आरबीआई कंट्रोल करे, स्टेट कर सकता है या यूनियन भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं। इन सारी चीजों को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी देखा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023 ये लाया गया, जिसके अंदर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी मेंबर कंपोजिशन जो कि इलेक्शन कराएगी टाइमली। दूसरा सुपर एनुएशन नहीं होगा, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाइए कोऑपरेटिव का। इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन से हटाने के लिए हम देखते हैं कि जो ग्रास रूट पर है वहां पर ग्राम सभा सोशल ऑडिट करेगी, आरटीआई मैकेनिज्म लगा दिया कोऑपरेटिव के अंदर। इसके अलावा जो गवर्नर्स हैं उनको बोला गया है, और जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको बोला गया है कि आप डिजिटाइजेशन बनाइए, डिजिटल स्टैक बनाइए कोऑपरेटिव का, ताकि पता लग सके सेंट्रल लेवल पर भी कितने कोऑपरेटिव कैसे काम करते हैं, इस 1 साल में कितना काम किया, कितने मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हुए, बोर्ड के अंदर कितनी मेंबर्स के पास कितनी वैकेंसीज अभी हैं क्रिएट है। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ वुमेन SC/ST कितना है, वैकेंट तो नहीं है, और मेल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन से रिलेटेड जितने मामले हैं वो भी उजागर हो सके। तो कहीं ना कहीं जो एनुअल रिपोर्ट का प्रावधान है उसको भी स्ट्रिक्ट किया गया। कंप्यूटराइजेशन की बात की जा रही है, डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है कोऑपरेटिव की। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव है उसके ऊपर जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, उसको रैशनलाइज करने के लिए जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव का, जो कि स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और ऊपर तक हमारा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ पर आरबीआई का, तो कहीं ना कहीं आरबीआई और जो अलग अलग हमारे गवर्नमेंट है उनके रेगुलेशन बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको ग्रेजुअली मिनिमाइज करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। So now we are starting the discussion over official languages as far as the Indian Constitution's languages are concerned. तो अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लैंग्वेज, तो 8th शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या। अगर बात करें इन टोटल कितनी है, तो 22 हमारे यहाँ ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन। कौन से पार्ट में है, बिकॉज प्रीलिम्स का एग्जाम जब हम देते हैं तो हमें कई बार देखने को मिलता है कि पार्ट पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सी चीज है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्ट 17 के अंदर। और अभी जब हम बात करके आए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो पार्ट 9B के अंदर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 के अंदर है। और आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड है, तो आर्टिकल हमारे यहाँ 343 से शुरू होकर 351 तक सारे लैंग्वेज की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, जुडिशरी की लैंग्वेज क्या होगी, इसके अलावा लैंग्वेज के ऊपर कुछ अलग से डायरेक्शन देनी है, उनके बारे में सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बताता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। हम देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज के प्रोविजन है इसके ऊपर भी बड़ा बवाल रहता है। सेंट्रल स्टेट का वन ऑफ द जो डिस्प्यूट है वो लैंग्वेज के ऊपर भी है। जब हम बात करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रोटेक्शन देने की, तो 2 तरीके से लैंग्वेज के ऊपर रो होता है इंडिया के अंदर। पहला ये कि आप 8th शेड्यूल के अंदर उनको जो है इनकॉर्पोरेट करिए, 8th शेड्यूल के अंदर डालिए अलग अलग जगह। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, इसके बाद हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, साउदर्न इंडिया की बात करें। दूसरी लड़ाई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि आप हिंदी की डोमिनेंस हर जगह मत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो आप बोल रहे हो हिंदी प्रमोट करेंगे इंग्लिश की जगह। आप तमिलनाडु कर्नाटका जा रहे हो, वहां आप कह रहे हो कि हिंदी प्रमोट करेंगे। लेकिन when we are talking from the administrative perspective, so we can say that Hindi is not imposed any time on any particular state government by the union government across the date, but Hindi is suggested and Hindi is recommended as a facilitator language
to uphold the uniform principle of languages which is mentioned in the Indian Constitution under 8th schedule. इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो बाद में जोड़ी गई, तो सबसे पहले आती है सिंधी। सिंधी 1967 में आई, 21st अमेंडमेंट 1967 के दौरान। उसके बाद हम 3 लैंग्वेज एक साथ लेकर आए, 71st अमेंडमेंट हुआ 1992 में, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो हम बोल सकते हैं कि नेपाली इज वन ऑफ द लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन। इसके अलावा फिर 4 दोबारा से आती है, मैथिली जो कि बिहार रीजन में, संथाली झारखंड, डोगरी आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर, एंड बोडो दैट इज आल्सो इन झारखंड। तो ये सारी जो लैंग्वेज है वो 2004 के अंदर जोड़ी गई वाया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब अगर बात करें कि यूनियन गवर्नमेंट की क्या क्या लैंग्वेज है, हाँ बोलो। बोडो लैंग्वेज है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड में असम नहीं। में है। असम में, हाँ। हाँ जो सॉरी, संथाली है वो झारखंड। हाँ हाँ, संथाली झारखंड, बोडो मैथिली हो गया असम। बिहार में, ईस्टर्न ईस्टर्न बिहार मैथिली हो गया। डोगरी हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के जो उस तरफ रीजन है, डोगरा, तो डोगरी डोगरा हो हाँ, गया। जम्मू कश्मीर। हम्म। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी हो गया, महाराष्ट्रन का जो कोस्ट हो गया कोंकणी। ठीक। ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश को 8th शेड्यूल में इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है। तो 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ दैम। जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम 14 लैंग्वेजेस ही थी, बाद में एडिशन से हमारे यहाँ आज के टाइम पर 22। करंटली देयर आर 6 लैंग्वेजेस दैट एंजॉय क्लासिकल स्टेटस। अब क्लासिकल स्टेटस के अंदर अब जब हम बात करते हैं तो तमिल 2004 के अंदर, फिर संस्कृत आती है, और एक क्रोनोलॉजी भी थोड़ा रिमेंबर करना जरूरी हो जाता है। पहले तमिल आई, और फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो हमारे कल्चर हेरिटेज का पार्ट होती है, और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे यहाँ रूल्स भी हैं। तो क्या वो रूल्स होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए? सबसे पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा पावर होती है यहाँ पर देने की। इसके अलावा जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका इतिहास होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि ये बहुत पुरातात्विक और प्राचीन काल की लैंग्वेज है। रिटन टेक्स्ट होने चाहिए, जैसे हम बोलते हैं संगम लिटरेचर है तमिल के लिए, संस्कृत के लिए उपनिषद है, वेद है, कन्नड़ के लिए भी अपनी अलग अलग किताबें हैं। इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए रिटन, कि आप जो है कम से कम 15,000 या 2,000, 1500 या 2,000 साल से की पुरानी लैंग्वेज वो होनी चाहिए, उसके रिकॉर्ड मिलने चाहिए, जिसकी हेल्प आपको नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया करते हैं, जो कि आपके राजपथ पर लोकेटेड है, और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको प्रूव करवाने के लिए। और क्लासिकल लैंग्वेज को अगर आप डालते हैं क्लासिकल कैटेगरी के अंदर तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या? कि आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासिकल एडमिशन दिलवाने होते हैं उस लैंग्वेज से रिलेटेड। उसके अलावा आप प्राइज दे सकते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है क्लासिकल से रिलेटेड। अभी अभी हमने कल ही न्यूज़पेपर में देखा था एक क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर भी कन्नड़ रीजन के अंदर हमारा प्राइज की बात हो रही थी कुछ। तो पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो इसमें बात करते हैं क्या क्या लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला एग्जैक्ट कि हिंदी जो है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, वो यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाए। जितने भी उसके अंदर न्यूमरल्स होते हैं वो सारे यूनियन गवर्नमेंट इस न्यूमरल्स को यूज करेगी। इसके अलावा इंग्लिश के लिए क्या क्या बोला गया कि 15 साल के लिए, यानी 50 से लेकर 1965 ईयर तक आप इंग्लिश को कंटिन्यू रखो एज अ सब्सिडायरी, या फिर एज अ हम बोल सकते हैं साथी ऑफ हिंदी। लेकिन उसके बाद जो है आप एक कानून बनाकर डिसाइड कर लीजिएगा कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है या फिर क्या करना है। और हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद, मतलब हर तो नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 5 साल बाद और फिर एक बार 10 साल बाद जो प्रेसिडेंट है वो एक कमीशन बनाएंगे, और उस कमीशन से ये बताएंगे कि हिंदी का यूज कैसे बढ़े और इंग्लिश का यूज कैसे मिनिमाइज हो। तो आप देख सकते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि इंग्लिश को किस तरीके से मिनिमाइज करके पीछे लाया जाएगा 5 साल 10 साल के बाद, और हिंदी को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहती। इसके अलावा जो कमेटी है पार्लियामेंट की, वो रिकमेंड करेगी सारी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को। अब अगर हम बात करें कि आर्टिकल 343 का यूज कब हुआ,
आर्टिकल 343 का यूज हुआ 1955 के अंदर, यानी 5 साल जो बोला गया, 5 साल के बाद एक कमीशन बना, प्रेसिडेंट साहब ने बनाया, कमीशन का नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, हेड किया था एक चेयरपर्सन थे जिनका नाम था डीजी खेर। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट साहब को अगले साल दी 1956 के अंदर, जहां पर क्या बोला गया, और यहाँ पर एक बात और हम बोल सकते हैं कि जो ये जो 5 साल वाला कमीशन है, यही कमीशन आया, उसके बाद कोई कमीशन भी नहीं आया, क्योंकि इसी की रिकमेंडेशन को 10 साल वाली मान लिया गया कि 5 साल के बाद जो रिकमेंडेशन दी है, इन्हीं के बिहाफ पे 10 साल के बाद कोई कमेटी बिठाएंगे नहीं, इसी को चलाते थे। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर एक एक्ट आया पार्लियामेंट का, जिसको बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। हम देख चुके थे 1956 के अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा है, उसके बाद आया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो एक प्रोनाउन, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इंग्लिश को बंद करिए या मिनिमाइज करिए, आप ऐसा ना करें, आप उसको कंटिन्यू में चलने दीजिए। जैसे एडिशन में हिंदी, जितना भी यूनियन गवर्नमेंट के काम है सारे में आप हिंदी भी रखिए, अंग्रेजी भी रखिए, पार्लियामेंट का ट्रांजैक्शन होगा, हिंदी भी रखिए, अंग्रेजी भी रखिए, और इंग्लिश का जो यूज है, अब पार्लियामेंट ये कह रही है कि एक टाइम पीरियड नहीं है, जब तक चलाना है चलते रहिए, मतलब इनडेफिनेटली आप चलते रहिए इंग्लिश को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, बुरी लैंग्वेज नहीं है, लोगों को समझ भी आ रही है, कल्चर भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का हो गया है, तो आप चलने दीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टॉलरेंस और एसिमिलेशन की जो स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन लोगों की, वो कहीं ना कहीं झलक, जिसमें इन्होंने इसको मना नहीं किया, इसको मिनिमाइज नहीं किया, इसको रिड्यूस करने की बात नहीं की, कंटिन्यू रखा एज अ इक्वल रिस्पेक्ट हिंदी। इसके बाद इस एक्ट में 1963 वाले में 1967 के दौरान अमेंडमेंट हुआ, जिसमें यह बोला गया कि कुछ ऐसे मामले होंगे जहां पर इंग्लिश को आपको कंपलसरी भी यूज करना पड़ जाएगा। ऐसा बोला गया कि हिंदी तो रहेगी रहेगी, लेकिन इंग्लिश को आप कंपलसरी यूज, कौन से मुद्दे हो सकते हैं जहां पर मान लीजिए हिंदी इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, वहां पर आप इंग्लिश में दे दीजिए। इसके बाद ये हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो कमीशन यहाँ पर दिया भी हुआ है, जो कि प्रेसिडेंट पीजी थे, और ड्यूटी क्या थी कि हिंदी जो हमने अभी बात की, इंग्लिश का यूज कैसे मिनिमाइज हो, वो सारी हमने देखी। पार्लियामेंट लैंग्वेज। अब बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज। रीजनल का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं है। रीजनल का मतलब स्टेट क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया कि हम हर स्टेट की लैंग्वेज नहीं बता सकते, हम हर लैंग्वेज की स्टेट को प्रमोट क्या बता ही नहीं सकते। क्यों? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा लैंग्वेज के व्याप में, लिंग्विस्टिक आ जाएगा, और जैसे ही लिंग्विज्म आया तो जो प्रिंसिपल यूरोप के अंदर है स्टेट बनाने का, क्या है? होमोजीनियस सोसाइटी, वो इंडिया में भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते। क्यों? डाइवर्सिटी है, हेट्रोजेनियस सोसाइटी है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखना है, यूनिटी इन कॉमनैलिटी नहीं देख सकते। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखने के लिए स्टेट की लैंग्वेज डिफाइन नहीं करेंगे और स्टेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेजेस की इंटरप्रिटेशन बाद में स्टेट के रूप में हुई, इसलिए बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो स्टेट है वो कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी रहेगी, और उसके अलावा बाई जो हमारा 8th शेड्यूल है वहां से कोई भी लैंग्वेज उठा के अपनी जो है आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लीजिए, और जब तक आप नहीं बनाते हैं तब तक आप अंग्रेजी इंग्लिश यूज कीजिए। तो जब ऐसा बोला गया तो इसके हिसाब से हर स्टेट ने जो भी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसको कहीं ना कहीं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। जब हम बात करते हैं कौन कौन सी, असम ने की असमी, केरला ने की मलयालम, वेस्ट बंगाल ने की बंगाली, उड़ीसा ने की उड़िया। इस तरीके से हर जगह चलते रही, और बाकी के जो स्टेट बचे उन्होंने हिंदी को अडॉप्ट किया, जैसे कि हरियाणवी इज नॉट अ लैंग्वेज, इज अ बोली। राजस्थान के अंदर हिंदी, बिहार के अंदर हिंदी, उत्तराखंड के अंदर संस्कृत आ सकती थी, लेकिन फिर भी हिंदी है। कुछ स्टेट ऐसे बचे जिनके पास रीजनल लैंग्वेज को नहीं प्रमोट कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश को लिया, जैसा कि बोला गया। तो कौन कौन से स्टेट ऐसे हो सकते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर मोस्टली, जैसे कि अरुणाचल हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, उन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक चीज और बोली जाती है कि अगर कोई स्टेट, अगर कोई रीजन अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहे, तो क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिर्फ 8th शेड्यूल से उठाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कोई लिमिटेशन नहीं है,
8 शेड्यूल से बाहर भी उठा लो, 8 शेड्यूल से बाहर भी अगर आपकी कोई लैंग्वेज है तो उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम बिंग के लिए जब तक किसी ने नहीं अपनाई तो इंग्लिश को रखो, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को रखो, और हिंदी के साथ साथ अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपने अडॉप्ट किया अलग अलग स्टेट में आप उसको रखो। इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, उसने क्या बोला, उसने बोला इंग्लिश जो है वो यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट के बीच में एज ए कम्युनिकेशन काम करेगी। यानी अगर मान लीजिए हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हरियाणा के जो सीएम उनको बदला, तो जो गैजेट में जो छप के गया होगा कि आप हटिए आप आइए, वो हिंदी में गया होगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेघालय में ऐसा होता है तो वहां पर गैजेट में जाएगा इंग्लिश में। इतना सिंपल सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनको भी ऐसा बोला गया है कि अगर मान लीजिए कहीं पर डिमांड उठती है कि पॉपुलेशन जो है किसी स्टेट की वो चाहती है कि भाई बहुत सारी जनता जो है एक तरीके की लैंग्वेज बोलती है और उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, तो ऐसा काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट के ऊपर उसका कोई रोक। ये हुआ रीजनल लैंग्वेज के बाद। अब बात करते हैं चैप्टर 3 इसी का, जो कि बात करता है कि जुडिशरी की लैंग्वेज क्या हो। अब जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, एडीआर भी है, ट्रिब्यूनल भी है, सब कुछ है। आपकी मैट्रिमोनियल, ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम न्यायालय कोर्ट, हर चीज आ गई। यहां पर बोला गया कि अंडर आर्टिकल 348 क्लोज 1 के अंदर कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग होगी, हाई कोर्ट के अंदर होगी, सारी इंग्लिश के अंदर होगी। लेकिन दिस शोज द कॉलोनियल माइंडसेट, दिस शोज द थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, दिस शो द थ्योरी ऑफ एलिटिज्म कि हम सुपीरियर। आप इंग्लिश क्यों लेना चाहते हैं, आप हिंदी लीजिए। और इसी के लिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो गवर्नमेंट का स्टेप है, जिसके अंदर उन्होंने भारतीय कानून की परंपरा को स्थापित करने का काम किया है by adopting and introducing 3 new bills where the language has minimized as a criteria। आप हिंदी में ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज है हिंदी में, दो हिंदी में डिक्टेशन होगी, हिंदी में लिटिगेशन होगी, सारे मुकदमेबाजी हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटाइजेशन भी होगा, आप मना नहीं कर सकते कि वो इंग्लिश में। और अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक केस भी है जहां पर एक केस को हिंदी में हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया और हाई कोर्ट ने लेने से ही इनकार कर दिया था कि नहीं आप इंग्लिश में छुपा कर लेंगे। तो जुडिशरी के अंडर क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट जब तक नहीं बता देगी, जब तक सारे के सारे जितने भी कोर्ट हैं, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, वहां पर इंग्लिश चलेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसलिए डिस्प्यूट नहीं हुआ जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं जब आपका मन करे, तो कर दिया मन। दूसरा, आप जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी जिसके अंदर आपकी चार्ज शीट से लेकर के आपकी लिटिगेशन रिपोर्ट, आपकी कोर्ट रिपोर्ट, आपके टैक्स, आपके ऑर्डर, आपके रूल, आपके लॉ, आपकी रिट, स्पेशल लीव पिटीशन, सारी की सारी आप इंग्लिश में करेंगे, सेंट्रल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर। ऐसा पार्लियामेंट को पावर दी गई। इसके अलावा गवर्नर को भी यहाँ पावर है कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का कंसल्ट लेकर के हिंदी का यूज किसी स्टेट की कोर्ट के अंदर, किसी हाई कोर्ट के अंदर अलाउ करवा सकते हैं। और जो भी वो डिक्री ऑर्डर देंगे उसमें भी हिंदी गवर्नर बोल सकते हैं कि आप हिंदी को भी साथ में लिखिए, इंग्लिश की लाइन, हिंदी की लाइन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये कि जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जितने भी हाई कोर्ट के हैं वो अंग्रेजी के अंदर रहे, लेकिन गवर्नर अगर प्रेसिडेंट से परमिशन ले लेते तो उसकी हिंदी इंटरप्रिटेशन भी वहां हो सकती। और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, जो स्टेट की असेंबली है, वो ना केवल हिंदी, किसी और लैंग्वेज को भी बोल सकती है अपनी हाई कोर्ट को कि आप इंग्लिश और हिंदी के साथ इसको भी वहां पर एडिशन में लगवाइए, ताकि जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं उससे भी समझ सके लोग, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या कहता है इसके ऊपर? ये कहता है कि हिंदी ट्रांसलेशन होनी चाहिए जो भी आप कोर्ट के अंदर चला। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को बोला जाता है एलिफेंटाइन टेक्स्ट, यानी जिसको चेंज बहुत मुश्किल से किया जाता है या फिर नहीं होता। ऐसा कोई भी कानून हो, ऐसा कोई भी बिल हो जो पार्लियामेंट में पेश किया जाए, उसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन जाएगी। स्टेट का अगर कोई ऑर्डिनेंस है वो भी हिंदी में करिए आप। और प्रेसिडेंट का असेंट लेके जो गवर्नर है किसी स्टेट की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज को भी, जैसा मैंने बताया कि कोर्ट में, स्टेट की असेंबली के अंदर उसको एडिशन में लगवा सकते कि हिंदी भी चलवाइए, अंग्रेजी भी चलवाइए और रीजनल लैंग्वेज भी चलवाइए। अब अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी नहीं अलाउड है।
और मुझे लगता है अभी तक भी अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे ही इंट्रोडक्शन होगा और इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, 3 जो नए बिल आए हैं उसके बाद हो सकता है कि पार्लियामेंट उसको मैंडेट करवाए कि वहां पर हिंदी का यूज। तो जिसके मैंने बात की थी दैट इज 1971 के अंदर ऐसा देखने को आया था कि हैबियस कॉर्पस की एक रिट लगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसको डिनाई किया गया था कि आपकी जो पिटीशन है वो हिंदी में, अंग्रेजी में लाइए नहीं तो कुछ नहीं होता, उसको डिनाई कर दिया गया था और उसको एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यही रिकमेंड करते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कंट्री विच सपोर्ट मल्टीलिंग्विज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें कोर्ट से हट करके तो क्या डायरेक्टिव स्पेशल प्रोसीजर क्या है, तो ये हमने देख लिया स्पेशल डायरेक्टिव चैप्टर 4 के अंदर में। तो स्पेशल डायरेक्टिव्स के अंदर अगर कुल मिला के एक लाइन में समझा जाए तो स्पेशल डायरेक्टिव है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, यानी जिनकी लैंग्वेज की जो जनता है वो कम है बोलने वाली, उनके लिए स्पेशल डायरेक्टिव। तो क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अगर कहीं पर हैं तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या डायरेक्टिव देगा। पहला, कोई भी अगर पर्सन है वो ग्रीवियंस के लिए यूनियन के पास जा सकता है, स्टेट के पास जा सकता है, और उसकी जो पिटीशन है वो रिजेक्ट आप कोई नहीं कर सकते हो कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं। यानी ये प्रोविजन खाली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, जिनकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है अगर वो कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अपना कुछ भी ग्रीवेंस लेकर के आप उनको रिजोल्व करिए। आप अपना फैसिलिटेटर बुलाइए, ट्रांसलेटर बुलवाइए, आप उनको नहीं बोल सकते हो कि भाई आपकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती है, मैं तो पंजाब से हूँ, मैं तो हरियाणा से हूँ। ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरा, स्टेट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई, वो फैसिलिटीज देंगी, जिम्मेदारी है कि मदर टंग में प्राइमरी स्टेज पर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जो भी भाषा है उसको प्रमोट करने के स्टेप उठाइए। आप ऐसा दीजिए, अपॉइंट करिए टीचर। एग्जाम्पल होता कहाँ पर है, पंजाबी, पंजाबी स्कूल, जो हमारे नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पर पंजाबी के लिए अलग क्लासेस। इसके अलावा जो हमारी उर्दू की क्लासेस लगती है कहीं कहीं पर। इसके अलावा और भी ऐसे ऐसे जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है वहां पर स्टेट जो फंड देता है कि आप करवाइए, अपनी लैंग्वेज प्रमोट करवाइए। टीचर्स अपॉइंट होते हैं, जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो स्पेशली आता है कि फलाना फलाना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के टीचर तीसरी भर्ती। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे ऑल इंडिया लेवल पर, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जितने भी ग्रीवेंस रेड्रेसल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, वो इंश्योर करें। और ये जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर होंगे जो ऑल ओवर इंडिया के ऊपर हेड होंगे, ये पार्लियामेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टाइमली टाइमली रिपोर्ट भी देंगे। ये पूरा आर्टिकल चैप्टर 4 कहना चाहिए। एग्जैक्ट आर्टिकल 350 है जिसके अंदर आप स्टेट एज ए जिम्मेदारी है मदर टंग को प्रमोट करिए स्कूल लेवल पर, प्राइमरी स्टेज पर। तो म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्राइमरी टीचर आप अपॉइंट कीजिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेक्शन को प्रमोट करने के लिए उनकी लैंग्वेज। और 350 बी के अंदर बोला जा रहा है स्पेशल ऑफिसर बैठेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर, और आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही ऑफिस आता है, और लखनऊ के अंदर इनका ऑफिस, जहां तक आई एम एबल टू रिकॉल। और आर्टिकल 351 के अंदर हम बोल सकते हैं कि हिंदी स्पेसिफिक ऐसा बोला जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदी का जितना से ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सकता आप करिए। जो कंपोजिट कल्चर है उनके एलिमेंट्स के अंदर हिंदी का प्रोपोगेशन कीजिए, और विदाउट इंटरफेरेंस जो हिंदुस्तानी एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं आप उनका प्रमोट कीजिए, प्रोपोगेशन कीजिए, और जहां पर नेसेसरी है, डिजायरेबल है, उसका यूज कीजिए, जो कि प्राइमरी संस्कृत पर डिपेंड होगा और दूसरा अदर लैंग्वेज। अब अगर बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए लिए जाते हैं। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी लेवल से लेकर के और आपका यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन लेवल पर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ने का अधिकार है। दूसरा, डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रिजर्विंग लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने बताया नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जो कि आपकी अलग अलग 15,000 2,000 साल 1500 2,000 साल पहले के भी आर्काइव संभाल कर रखता है, ताकि आपकी जो एविडेंटरी वैल्यू वो रहे, आपकी लैंग्वेज का पता लग सके। प्रमोट द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जिसके अंदर हमने देखा कि अलग अलग आज के टाइम पे तो जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा पुराने समय से ही जब उनका कैडर एलोकेशन होता है तो उनको रीजनल लैंग्वेजेस को 1 साल के अंदर सीखना पड़ता है, उनका टेस्ट होता है,
और उनकी स्कोरिंग भी, उनका कैडर एलोकेशन भी उसी बिहाफ पर होता है आज के टाइम पे। लैंग्वेज पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे यहाँ पर है, जिसके अंदर एनफोर्स किया जाता है, लेकिन मोरल मोरल प्रिंसिपल के बिहाफ पर ऑब्लिगेशन नहीं किया जाता किसी भी स्टेट के ऊपर। जब हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वहां पर भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं इन टोटल बात की जाती है कि आप वॉलेंट्री तीनों लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। अपनी एक इंग्लिश हो गई, एक हिंदी हो गई, और एक अपनी रीजनल लैंग्वेज। प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक राइट, तो माइनॉरिटी के लिए हमने बात की कि आर्टिकल 350 है कि किस तरीके से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप सपोर्ट कीजिए। सिख खालसा कॉलेज आप प्रमोट करते हैं सरकार है, डीयू के अंदर भी है, अलग अलग स्टेट के अंदर भी है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी लैंग्वेज, और इसके बारे में हम इन डिटेल बात कर चुके हैं। और 2 चीजें बात कर लेते हैं। जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आता है तो वो एक कमेटी को भी बताता है कि एक कमेटी होगी सेंट्रल लेवल पर जो कि चलती रहेगी हमेशा, जिसको हेड करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर। और वो जो है हर स्टेट से जितने भी लिंग्विस्टिक डिमांड है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वहां पर देखेंगे कि हिंदी का यूज प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी की ग्रीवियंस को हिंदी में लेकर आया तो बदतमीजी या उसके साथ वेल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने नहीं किया। ये सारी चीजें देखने का काम जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री लेड सेंट्रल कमेटी करती है उन लैंग्वेजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और इसका सेक्रेटरीट भी है, जो कि अंडर सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जो होते हैं इसको हेड करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये ऑफिस आता है। So this is regarding the official language, and now we can see the questions. Consider the following languages. Which of the following are the classical? तेलुगु, कन्नड़, गुजराती। तो बताइए। गुजराती नहीं होगा, कौन कौन सा होगा? तेलुगु एंड कन्नड़। उड़ीसा होगा, उड़ीसा बोल रहा है, उड़िया हो गया, संस्कृत, फिर मलयाली और तमिल। तमिल। Which one of the following was given classical language status recently? ओडिया 2003। In which of the following year the President of India appointed an official language commission under the chairman of BG Kher? बताइए। अब ये भी किया कवर। तो आंसर है 1955। In which, हाँ 50। हाँ और जो हमने देखा कि 1955 क्यों, कि 5 साल के बाद बोला गया था करने को। In which year the Parliament of India enacted the official language act 63? इसके बाद which of the following are correctly matched? आंध्रा, तेलुगु, केरला, मलयालम, असम, बोडो, उत्तर प्रदेश, हिंदी। हिंदी। 1 2 3 4। So for today this much, and tomorrow we will start our journey on constitutional bodies. So thank you so much and keep watching.